जी, मार्केट सर्ज आफ्टर एग्जिट और बुल मार्केट करेक्शन नॉट इजी टू कैच माई थॉट, ये हम आपको बताएंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो मैंने ये स्लाइड आपको दिखाई, तो उसके लिए हमारे सबसे पहले तो होता क्या है, जो हम स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस हमारा खराब क्यों होता है? सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेता है? न्यूज मीडिया। आप कहीं ना कहीं से तो इन्फ्लुएंस होते हो ना, टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कहीं ना कहीं। कहीं मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट ऊपर भाग रही है, या कहीं स्टॉक टिप, इन्वेस्टमेंट टिप, या आपकी गट फीलिंग। लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो बेसिकली कंसिस्टेंट पैसा हम नहीं बना रहे। कंसिस्टेंट पैसा कौन बना रहे हैं? जिन लोगों को नॉलेज है। अनट्रेंड लोग हैं, वो भीड़ के पीछे भागते हैं। आपको कल कोई बोलेगा अरे सुजलोन 200 रुपए जाएगा, आप सारा पैसा सुजलोन में लगा दोगे। आपको कोई सस्ता, मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ पे मारुति ले लो, आपको लगेगा यार ये तो 12,000 का शेयर है। मैं आपको बोलूं आप कोई 30 रुपए वाला स्टॉक लो। और ये चीज रियल में होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। हम देखते हैं, मैंने कोई अच्छा स्टॉक बताया, महंगा स्टॉक बताया, नहीं लिया। कोई सस्ते स्टॉक का मैसेज किया, पता चलेगा 50 क्लाइंट ने पैसा डाल दिया। क्यों? वहां पे आपको लगता है कि ये पैसा जल्दी मेरा मल्टीप्लाई करेगा। तो जो पैसा जितना ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है, उतना ही ज्यादा पैसा वो तोड़ भी सकता है। तो इसी वजह से अगर आप इस मार्केट में जो 7% का एक्स्ट्रा रिटर्न है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक लर्निंग मोड में भी जाना पड़ेगा। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, तो उसी लिए हमने भी एक आपके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस प्रोफेशन को एक बिजनेस की तरह ट्रीट कैसे करना है। बिकॉज किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए उसकी फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अच्छे होने चाहिए। उसमें 4 पिलर मेन आते हैं। मार्केट टाइमिंग, मार्केट टाइमिंग दैट मीन्स कब पैसा डालना है, कब पैसा निकालना है। रिस्क मैनेजमेंट, कितना पैसा डालना है, कितना पैसा निकालना है। साइकोलॉजी, कब मार्केट महंगी हो रही है, कब मार्केट सस्ती हो रही है। कुछ ऐसे इंडिकेटर जब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे महंगी है मार्केट, यहाँ से पैसा निकाल लेता हूँ, यहाँ पे सस्ती है मार्केट, यहाँ पे पैसा डाल लेता हूँ। उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू देखना होगा। शॉर्ट टर्म वाले जो देखना चाहते हैं कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहता हूं, तो उसके लिए भी हम बताते हैं। तो बेसिकली अगर मेरे को ग्रुप ज्वाइन करना है प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशंस का जो रेगुलर पैसा बनाते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्हाट्सएप कम्युनिटी होती है, मैं उनके कोई ग्रुप चार्ज देके वहां ऐड हो जाऊं। उसके लिए मेरे को अपने अंदर ही एक स्किल डेवलप करनी होगी। उसके लिए हमारी हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे को कुछ नहीं सीखना, मैं 17% का CAGR खुश है, तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ ETF। सबसे बेस्ट। आपको ना कोई स्टॉक की बैलेंस शीट समझनी, ना कुछ। आपको लगता है सर मेरे को थोड़ा सा मैं मार्केट को भी टाइम दे सकता हूँ, कुछ सीखना भी चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारी हेल्प करेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्यों? क्योंकि हम इसमें डेटा, ह्यूमन इमोशंस, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, वो सब देखते हैं। वो किसमें देखते हैं? प्राइस, वॉल्यूम, इमोशन। वहां पे हम साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी चीज होते हैं कंपनी के बारे में, जो उसके फंडामेंटल खराब होने से पहले टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट सिग्नल आ जाता है। टेक्निकल एनालिसिस से पहले सिग्नल कोई भी फंडामेंटल नहीं दे सकता। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में सिग्नल आएगा। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, तो आप मार्केट में एक एक्स्ट्रा एज पे रहोगे। दैट मीन्स आप मार्केट में एक्स्ट्रा रिटर्न निकालोगे। कहाँ पे बड़े लोग खरीद रहे हैं, कहाँ से बड़े लोग पैसा बना रहे हैं, कहाँ पे निकाल रहे हैं। सपोज मेरे को लगा यहाँ पे बेचना है, यहाँ पे खरीदना है, मेरे को पहले ही अगर मालूम है, तो मैं वो वहां से ये चीज बेचूंगा और यहाँ पे ये चीज खरीदूंगा। दैट मीन्स मैंने सेम, हम फॉर एग्जाम्पल वही ETF यहाँ पे बेचा, वही ETF यहाँ पे खरीद लिया, तो दैट मीन्स मैंने एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल लिया। मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिवॉर्ड कितना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर ऑल्सो, जैसे अभी कुछ बात हो रही थी ग्रुप में कि ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो उनको क्या देखना है। तो इस वाले कोर्स में मैंने अपनी सारी एक्सपर्टीज डाल दी है। और ये एक्सपर्टीज ऐसे नहीं है थियोटिकल है, ये मेरा 16-17 साल का एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस लेने के लिए सिर्फ मैंने पैसे ही नहीं स्पेंड किए, अपना दिन रात स्पेंड किया है। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर क्यों कर रहा हूं? सबसे पहली बात, शेयर करने से मेरी खुद की नॉलेज बढ़ती है। उसके साथ ये कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसा सीक्रेट नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा तो मैं पैसा कमाना भूल जाऊंगा। ये अगर आप लोगों की हेल्प होगी,
तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की इमेज अच्छी हुई है तो हमें भी अच्छा लगता है। अब कहीं ना कहीं रेपुटेशन वाली, एक इज्जत वाली नजरों से लोग देखते हैं। 10-15 साल पहले स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या ट्रेडर नाम भी बोलो तो दैट मीन्स वो आपको सोचते थे आप सट्टा कर। आज पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप ये लो, ये चीज सीख के आओ। आप किसी भी चीज में ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्टॉक्स में करते हो, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, क्रिप्टो करेंसी में, तो सभी के लिए हमारे कोर्स में हमने हर स्ट्रेटजी डिजाइन की हुई है। अगर आप ये के साथ अच्छे कोच, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा सपोर्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं आप पैसा बना लोगे। उसके लिए हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है। उसमें हम आपको कब मार्केट महंगा होगा, कब सस्ता होगा, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोजिशनल, सब के एंगल से हम बताते हैं। आपका पैसा जरूर बनेगा। अगर पैसा जहां मैटर करता है ना, पैसा अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, उसको ऐसे टेबल पे नहीं छोड़ना कि किसी ने भी इन्वेस्ट के लिए बोला आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर इन्वेस्ट करते हुए आप अवेयर नहीं हो पर्टिकुलर चीज के बारे में, दैट मीन्स आप अपने पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये कोर्स हमने बनाया है। कोर्स की फी है 20,000 रुपीज। मल्टीपल रीटेक फ्री है। आपको एक बार बैच में नहीं समझ में आता, बार बार आइए, ऑफिस में बैठ के हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए, मुझसे समझिए। 1 महीने के अंदर मैं गारंटी देता हूं कि आपको लगेगा ये रिटर्न अचीवेबल है, बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही कोई इतनी भी ऐसी स्टडीज की जरूरत है कि इसको सीए, सीएफए या एमबीए टाइप के लोग ही कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिथ है लोगों ने जो बनाया हुआ है मार्केट के बारे में कि इसमें इस तरह के लोग ही कामयाब हो सकते हैं। ये हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। आप हमें इन नंबर्स पर, ये 440 मेरा पर्सनल नंबर है, इन पे कर सकते हैं। सो अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू, ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, आप लोग अभी तक सेशन में हैं। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर थे। ईटीएफ में लमसम, जी दहिया जी, ईटीएफ में भी लमसम है। ईटीएफ एक स्टॉक की तरह ट्रेड करते हैं। जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं, एसबीआई खरीदा या रिलायंस खरीदा, तो उसी तरह आप ईटीएफ भी ट्रेड कर सकते हैं। रोहित जी, व्हाट इफ मार्केट सर्ज आफ्टर एग्जिट एट हाई, बुल मार्केट करेक्शन नॉट इजी टू कैच। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ रोहित जी, अगर अभी तक आप सेशन में हो तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर मार्केट बुल में है तो हम आपको अ, जब तक बुल मार्केट में है तो हम आपको एग्जिट बोलेंगे ही नहीं। एक मैं ग्राफ ओपन करता हूँ, एक सेकेंड। अभी यही वाला चार्ट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, सपोज ये सीपीएससी ईटीएफ, पीएसयू वाला ईटीएफ ओपन हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक छोटा सा हम टेक्निकल की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहां पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पर, 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 ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर दी। अब ये क्या है, ये अप ट्रेंड का एक फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अगर आपने इस वाले ईटीएफ में कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया 15, 20, 25, 30, तो इसमें एज पर टेक्निकल कहीं पे अभी तक कोई एग्जिट साइन नहीं आया है। आपको निकलने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये अभी तक हमारे लिए कोई एग्जिट ही नहीं है। अभी तक इसने कोई हायर लो ब्रेक ही नहीं किया। आपने 25 रुपए से ये 90 रुपए हो गया, आप, हम स्टिल इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो इसके लिए हमारा टाइम फ्रेम मैटर करता है कि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं। ओके। ईटीएफ 20 बोथ गिव्स डिविडेंड जी, ईटीएफ में भी डिविडेंड मिलते हैं। अनिल जी, ईटीएफ जैसे मैंने बताया, निफ्टी का ईटीएफ है निफ्टी 20। निफ्टी में हमारी होती है 50 कंपनीज। इसमें आपका भी क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ सत्यनारायण जी। ईटीएफ क्या होता है, जैसे निफ्टी है, निफ्टी 22,000 है, तो 22,000 की निफ्टी को ट्रेड करने के लिए मेरे को एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, निफ्टी 20।
उसका वैल्यू है 240, वो डायरेक्ट कोरिलेट है निफ्टी इंडेक्स से। अगर निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ेगा तो वहां से वो भी, अगर निफ्टी यहाँ से 23,000 हुआ तो वो भी वहां से 240 से 250 रुपए होगा। निफ्टी 30,000 हुआ तो वो 240 से वो भी 310 320 रुपए हो जाएगा। वो डायरेक्ट कोरिलेट है। तो निफ्टी को जैसे 50 शेयर रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी निफ्टी ईटीएफ में भी 50 शेयरों की ही वेटेज से ऊपर नीचे होता है। उसमें कोई सिंगल शेयर नहीं है ईटीएफ का, मतलब वो निफ्टी ही है। तो निफ्ट उन्होंने आपके लिए इन्वेस्टमेंट इजी कर दी है कि आप पर शेयर पे 22,000 ना देके सिर्फ 250 रुपए पर उस पे भी निफ्टी की में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये स्टॉक की तरह ही ट्रेड होते हैं। जैसे आप किसी भी एसबीआई का एक शेयर लेते हो, 2 शेयर लेते हो, 10 शेयर लेते हो, ऐसे ही ईटीएफ में भी आप कितनी भी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। लमसम खरीदो, आप एसआईपी के जरिए खरीदो, आप कितने भी लॉन्ग टर्म तक रखो। रोहित जी, आपका क्वेश्चन, आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन टू कैप्चर कैप्चर एसएल ऑफ अदर साइड। तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन में दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रैप ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, एक होता है प्रो ब्रेकआउट। वो भी जैसे मैंने बताया कोर्स में हम कवर करते हैं कि कब फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट में हम रिटेस्ट का वेट करते हैं, प्रो ब्रेकआउट है तो वहां पे हम ब्रेकआउट के साथ ट्रेड करते हैं। उसके लिए कौन से सिग्नल और क्या देखें, तो वो सब कवर होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको उसमें सब जितने आपके माइंड में थॉट्स हैं, क्वेश्चन है, डाउट है, वो ऑलमोस्ट सब कवर होंगे। एच डी एफ सी का सीईओ कुछ बोल रहा है, वो वाला रिप्रेजेंट करना एक बार। ओके, एच डी एफ सी की स्लाइड आप, दहिया जी आपने बताया था। एच डी एफ सी का सीईओ ने, एच डी एफ सी एएमसी, प्रशांत जैन जी हैं ये एच डी एफ सी एएमसी म्यूचुअल फंड के ईडी एंड सीआईओ हैं ये। इनकी स्टेटमेंट थी कि वन इज एबल टू हैंडल वोलेटिलिटी एंड होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड देन इक्विटी इज ए फॉर फार सुपीरियर चॉइस। दैट मीन्स अगर आप वोलेटिलिटी से घबराते नहीं हो और लॉन्ग टर्म की सोच रखते हो तो इक्विटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इलेक्शन के बाद एफएमसीजी सेक्टर बढ़ेगा। एफएमसीजी सेक्टर अगर हम देखें तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन में है और हर किसी सेक्टर की एक साइकिल होती है। अभी हमने रिसेंटली देखा ऑटो सेक्टर की अच्छी साइकिल चली हुई है। उसके बाद हमने देखा मेटल सेक्टर की अच्छी साइकिल चली है। उसके बाद हमने देखा बैंकिंग सेक्टर की अच्छी साइकिल चली है। और अभी कंसोलिडेशन में एफएमसीजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जब और ये ऐसे सेक्टर है जो डिफेंसिव सेक्टर होते हैं। अगर मैं इनके अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये जनरली सेक्टर जब चलते हैं जब मार्केट या तो नीचे आ रही होती है या मार्केट कंसोलिडेशन में होती है, मार्केट रुक जाती है, तो इनको हम डिफेंसिव सेक्टर ट्रेड करते हैं। जब मार्केट एक बुल रन में होती है तो आपके एग्रेसिव सेक्टर परफॉर्म करते हैं, जैसे मेटल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर है। तो जैसे ही मार्केट आपको लगे कि मार्केट महंगी हो गई है, गिरने वाली है, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली इन सेक्टर से स्विच होके वो पैसा एफएमसीजी सेक्टर और आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं सेफ रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही अंडर परफॉर्मिंग है। संगीता जी, अगर आप सेशन में हैं अभी तो आपके शायद कुछ इन्वेस्टमेंट थे कि आपकी एज 50 ईयर्स है और आपके पास 2 लाख हैं, इसको कैसे बढ़ाएं। तो अगर आप सेशन में, आप एक बार मेरे को अपना गोल बता दें, आपका रिटायरमेंट का प्लान है या बच्चे के लिए है, तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं कि आपको वो 2 लाख रुपए को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है रिटायरमेंट के लिए। तो रिटायरमेंट दैट मीन्स ऑलरेडी यू यू आर, आपने बताया कि आप ऑलरेडी इन फिफ्टीज, आप 50 साल हो चुके हैं और 10 साल के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो 10 साल के लिए मैं डायरेक्ट 100%, देखिए इक्विटी में आप नहीं जाइए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 17% का सीएजीआर ना एक्सपेक्ट करके 12 से 14% का सीएजीआर लीजिए। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में कुछ बैलेंस फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं, जिसमें आपका पैसा गोल्ड में भी लगेगा, कुछ पैसा डेट में लगेगा फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम में, और कुछ पैसा इक्विटी में लगेगा। वो कंपेरेटिवली सेफ हो जाते हैं। अगर आपका
विजन शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का 5 साल 7 साल, तो आप कहीं ना कहीं उस वाले फंड में जा सकते हैं। आपका विजन 15 साल 20 साल 30 साल है, तो आप पूरा पैसा इक्विटी वाले ईटीएफ में या ईटीएफ सॉरी म्यूचुअल फंड इक्विटी ईटीएफ में जाइए, तो वहां पे आपका रिटर्न रिस्की हो जाता है थोड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको रिटर्न ज्यादा देगा। अब मैं किसी भी अगर किसी का विजन 3 साल 5 साल का है, तो उसको मैं 100% इक्विटी की सलाह बिल्कुल नहीं देता। आपका विजन 10 साल के लिए है, तो आप वो 2 लाख रुपए का आप बैलेंस फंड में जाइए, जहां पे 12 से 14% का रिटर्न मिल जाएगा। आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और उसके अलावा एक चीज और कीजिए, मैं आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप सभी सेशन में है, आपके लिए भी काम आएगा। अगर आप वर्किंग है, तो 10 साल के लिए एक छोटा सा एसआईपी आज स्टार्ट कर लीजिए। एसआईपी में आप इक्विटी वाली स्कीम ले सकते हैं। एसआईपी को आपको क्या करना है, हर साल 10% बढ़ाना है। सपोज आज 5,000 रुपए की एसआईपी महीने की आप स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है, 10%, दैट मीन अगले साल आपकी एसआईपी जाएगी 5500 की। उससे अगले साल आपकी एसआईपी जाएगी, उसमें अलग से 10% ऐड होके। तो मैं वो रिटर्न अगर एक्सपेक्ट करूं, 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करूं, और आपके पास है 10 साल, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ऑलमोस्ट 9,56,000, और आपका जो टोटल कॉर्पस होगा 19,63,000। तो आपने लमसम इन्वेस्ट किया 9 लाख, सॉरी एसआईपी में इन्वेस्ट किया 9,56,000। अगर ये 17% का सीएजीआर हुआ, तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ये हो जाएगा 21,57,000। तो एक तो आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप मंथली इन्वेस्टमेंट जरूर स्टार्ट कर दीजिए। वो डिपेंड ऑन योर मंथली इनकम। एटलीस्ट अगर आप 5,000 कर सकते हैं, बड़े आराम से 5,000 कीजिए। एट नहीं तो आपकी जो भी सैलरी या इनकम है, उसका 10% आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और उसके साथ जो 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए आप लमसम इन्वेस्ट कीजिए। अगर 2 लाख रुपए आपने लमसम इन्वेस्ट किया फॉर 10 ईयर्स, और मैं उस पर 14% का रिटर्न भी एक्सपेक्ट करूं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ऑलमोस्ट 6,50,000 रुपए इन 10 ईयर्स। तो आपको ऑलमोस्ट, अगर आप अभी से प्लानिंग करते हैं, तो आप ये पैसा यहाँ पे डालिए और एक मंथली इन्वेस्टमेंट और स्टार्ट कर दीजिए, और उसको एवरी ईयर आप बढ़ाइएगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक 15 से 20 लाख के आसपास का कॉर्पस आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक अलग से मिलेगा। यही डिफरेंस होता है। अब हमें रियलाइज होता है एक सर्टेन एज में आने के बाद, कि अगर इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग हम पहले से प्लान कर लेते, तो हमारे लिए काफी इजी होता है अपने गोल्स को अचीव करना। अभी यहाँ पर यही देखिए, जो आप 2 लाख रुपए को 10 साल दे रही हैं, अगर उसको अगले 10 साल और हम दे दें, 10 साल में वो हुआ 6,50,000, अगले 10 साल में वो हो गया वो 24,11,000। 18 लाख का बेनिफिट वही 2 लाख रुपए है। पहले 10 साल में वो बढ़ा सिर्फ 4.5 लाख रुपए, अगले 10 साल में वो बढ़ गया 18 लाख रुपए। तो ये मैजिक होता है कंपाउंडिंग का। ओके पंकज जी, मैं अनम्यूट करता हूं सभी को। अगर आप वॉइस चैट, ओके नाउ यू कैन गाइज अनम्यूट योर सेल्फ। मैं आपके क्वेश्चन ले सकता हूं, सो आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। हेलो रविंदर जी, नमस्ते। जी पंकज जी नमस्ते, कैसे हो आप? आई एम गुड। सो यू नो मी, आई थिंक वी नो ईच अदर जी सर, मैं लाइक आपकी आवाज से फॉर पहचान गया आपको। like for 18-19 years we know each जी other. जी जी। And like I'm asking that like 14 years back I was getting a salary of rupees 25 to 30,000. ओके। And that time I the PF rate reduction rate is same like 12% of my basic salary. जी। So it was around it was around 2,500 to 3,000 reduction ओके। from my salary as a PF amount. जी। So
at present my salary is like near about 1.75 lakh per month. हम्म And PF, what I am contributing is around 40K per month, because I जी am contributing as a voluntary provident fund also, because the 12% is near about 8,000 only, but what I am contributing is 40% of my total basic. जी So just wanted to know that I am getting 8% per month, sorry, per annum. जी So what I got last month is around 2.5 lakh for a annum. So like you said that there is like what other options also where we can get this 17%, 19%, 20%. जी So I'm thinking to reduce my voluntary provident fund from 40K to just 10K, and I wanted to spend or invest, you can say, in जी that जी 30K in that other options like a ETF, which I heard about since few months ago, but I was not so much aware that it is so much beneficial. Like, so can you put some more light on that? देखिए सर, डायरेक्ट आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करें दैट मींस इट्स प्योर अबाउट लॉन्ग टर्म और एज एज यू सेड you are investing since 15 18 years or we know each other from that long time. So basically आप 8.5% 9% returns you are getting from the PPF or PF, but it's proven in ETF and it's safe also. If you want to, if you should invest, not it's not just want to, you should invest in ETF also, where it's proven. If you compare about 5 years, you can check returns about 10 years, 15 years, 20 years, near about it's 17% CAGR we are getting. एंड इट्स ए डायरेक्ट ETF है जो इंडेक्स है, दैट मीन्स वो अपना जो स्टॉक मार्केट है, हमारे अंदर एक मिथ है कि स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बढ़ गया, ऑलरेडी घट गया। इट्स डायरेक्ट कोरिलेशन है इंडियन इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी का। आज इंडियन इकोनॉमी नियर अबाउट 4 ट्रिलियन है। आप गूगल पे चेक कीजिएगा स्टॉक मार्केट की वैल्यू, वो भी ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन है। तो एक छोटा सा इंडिकेटर मैं वॉरेन बफे साहब का बताता हूं। आपको मार्केट महंगा कब दिखेगा? अगर मार्केट आज हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है और स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन, पूरा स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनकी वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन या उसके आसपास या उससे ऊपर हो जाए, दैट मीन्स जीडीपी से ऊपर वैल्यूएशन, काफी ऊपर ट्रेड करना वो महंगा होता है। ये ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं। और मार्केट अंडर वैल्यू कब होता है? इंडियन इकोनॉमी इज लाइक 4 ट्रिलियन और मार्केट की वैल्यूएशन 3 ट्रिलियन, दैट मीन्स वो अंडर वैल्यू है, वहां पे और पैसा डाल दीजिए। ये वॉरेन बफे साहब का इंडिकेटर है, जिसको अगर मार्केट का कुछ भी नहीं समझ में आता, वो सिर्फ गूगल पे चेक करे स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन और इंडियन इकोनॉमी का वैल्यूएशन। अगर वो दोनों इक्वल चल रहे हैं दैट मीन्स वो फेयर वैल्यू है। अगर वो अप एंड डाउन है, वहां पे महंगा सस्ता आपको पता लग जाएगा। और आपका जैसे पीपीएफ की बात हो, आप 40,000 मंथली वहां पे डाल रहे हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन एक्सेल में आप कभी भी डाल के या गूगल पे आप कैलकुलेट कीजिए मंथली शीट्स में कि आप मंथली इन्वेस्ट पीपीएफ में, जैसे मैंने अभी दिखाया था कि आप 40,000 पीपीएफ में डालेंगे और 30,000 वहां पे एसआईपी में डालेंगे। इवन 20,000 से भी मैं कंपैरिजन करता हूँ। मैं अभी सब सेशन में मैं कंपैरिजन आपके सामने ओपन ही कर देता हूँ। ये आप यहाँ पर 40,000 आप रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम एक 20 साल का कंपैरिजन लेते हैं। फॉर इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 20 इयर्स, रिटर्न्स यू विल गेट नियर अबाउट 9। दैट मीन्स यू एक्चुअली पेड 96 लाख और आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा 2.67 CR। करेक्ट पंकज जी? और Yes, it's absolutely correct. ठीक है, और यही पैसा मैं अपना ईटीएफ में डालू। ईटीएफ में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि मैं कौन सा स्टॉक है, हम डायरेक्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप रिलायंस में जाइए, पीडीलाइट में जाइए, टीसीएस में जाइए। आप सीधा 17% का सीएजीआर पकड़िए।
ये पैसा आपका होता है 8 CR। दैट मीन्स अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, हमें अच्छा लगता है कि मैं अगर अपना प्लानिंग करता हूँ, ठीक है, मैंने सेशन की स्टार्टिंग में बताया था मैंने अपने बेटे के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग की है। अभी उसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर, आप वो उसी पैसे से 2.5 करोड़ रुपए कमा रहे हो 20 साल में, और सेम पैसे से सेम टाइम दे के 8 करोड़ रुपए को कमा रहे हो, तो कौन सा बेटर है? नहीं, एब्सोल्युटली राइट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि if you are getting 8% and you are guaranteed about 17 or to 20%, that is kind of मतलब more than 100%. एवरी ईयर इट्स नॉट गारंटेड, एवरी ईयर 17% नहीं मिलेगा। अभी मार्केट में कोविड वाले ईयर में 50% भी एक साल में आया, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन ओवरऑल किसी साल में 2021 में नहीं आया, 2022 में उससे ज्यादा आ गया। तो एवरेज जो हमारा 17, अगर आप एवरी ईयर कंपेयर करते रहोगे, यार मेरा तो पीपीएफ में 8% आ गया होता है इस साल, यहाँ तो मार्केट तो 5% बढ़ा है, किसी साल में मार्केट 30% बढ़ेगा, किसी में 50, किसी में करेक्शन भी आए। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, डिस्पाइट ऑल द वोलेटिलिटी एंड ऑल द थिंग्स हैपेंड इन लास्ट 30-40 ईयर्स, उसके बावजूद हमारा सीएजीआर 70% है। और अभी तो वो पहले का जमाना गया, पहले इतने सारे लूप होल्स होते थे, हर्षद मेहता का कांड होता था, हमारे पास खुद की इंडियन रिटेल इन्वेस्टर की पैसा नहीं था, मार्केट में एफआईआई पे डिपेंड थे, और बैंकिंग सिस्टम में इतने सारे लूप होल थे, और वॉर वाली सिचुएशन रहती थी एवरी इन एवरी 2 और 3 मंथ, सम कभी पाकिस्तान कभी ये। और आप वो सब चीजें तो कहीं ना कहीं से आज के टाइम में बेटर हो चुकी हैं, और दैट्स वाई हम सेम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी इंडिया की तो मैं, इंडिया की अगर हम पिछले 10 साल में देखें, ग्रोथ स्टोरी चेंज हुई है, और अगले 20 साल में हम सेम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किसी साल में ऐसा नहीं कि मार्केट कभी गिरने वाला नहीं, मार्केट गिरेगा भी, लेकिन मार्केट बढ़ेगा। हमने सब देखा है, मार्केट गिरी भी है, बढ़ी भी है, लेकिन ओवरऑल ऊपर गया है। तो ये अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको इजिली 16-17% मिल जाए। आप अगर, लेकिन एक साल के लिए आप, कोई कहता है कि सर मेरे को 3 साल में के लिए पैसा डालना और 3 साल के लिए मैं ईटीएफ में डालूं, देन आई वोंट सजेस्ट कि आप 3 साल के डाल। तो हो सकता है अगला साल मार्केट का कंसोलिडेशन में निकल जाए, आपको 3 साल में हो सकता है 25 से 30% आपको पीपीएफ में मिल जाए, लेकिन मार्केट में आपको 15% रहे, लेकिन हो सकता है उसके अगले साल मार्केट में 50% मिले। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है तो इक्विटी इज द फार सुपीरियर चॉइस। वहां पे आपको ये रिटर्न हर किसी को ओवर आउट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। Agreed, sir. Agreed with you. 100% agreed with you. And I just wanted to quote a that matter that around 15 years back that you arrange a session in the Sector 14 Community Center जी where that this session happening is face to face and uh, some ex some of the expert panel is came out there जी and you did that session in the evening. I also attended that session and that time that Sensex was around I'm if I'm not wrong that the Sensex was around somewhere 25,000 to 30,000 जी and that time you mentioned that and your expert said that it will go beyond 50,000 जी and that time it was a kind of thing which I was not able to expect or kind of I'm not able to accept this thing. But today at we are at 72,000 and 73,000 of Sensex. जी So that is pure natural and organic that you said that time. It सर, is not इन नेक्स्ट 50,000, it is very beyond that. इन नेक्स्ट 20 ईयर्स हम एक सीएजीआर की बात करते हैं। हम अभी मार्केट कितना है? It is निफ्टी ट्वेंटी 72 टू and थाउजेंड 73,000. Yes. ओके, 22,000 निफ्टी है अभी। ये 14, मैं 40, सबसे पहले सिर्फ 14% के रिटर्न की बात करता हूँ। 14% से भी अगर मैं सोचूं, जो हम इंडियन, जब हमारे एक अमृत काल चल रहा है, आजादी को, इंडिया की इंडिपेंडेंस को 100 ईयर होंगे, तो दैट मीन्स अभी हम 2024, ऑलमोस्ट 21 साल के बाद, 21 नहीं, 47 में होंगे ना, 47 ऑलमोस्ट
23 साल के बाद निफ्टी की जो वैल्यू है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं अगर आज किसी को बोलूं कि निफ्टी 4 लाख भी देखने को मिल सकती है, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। और ये सिंपल सी 14% का सीएजीआर है, मैं 17% की बात नहीं कर रहा। तो आने वाले टाइम में हमें सिर्फ निफ्टी ही इतना 22,000 का, जो मेरा, अगर मैं यहाँ पे आज 22,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, वही मेरे 22,000 रुपए 4 से 5 लाख रुपए हो जाएंगे। और अभी मैं अगर किसी को लॉन्ग टर्म टारगेट बोलूं, किसी को यकीन नहीं होगा कि यार निफ्टी, क्योंकि सेम हमारे साथ होता था जब हम ट्रेडर थे। तो अगर मैं 2,000 के निफ्टी की बात कर रहा हूँ, कोई 10,000 निफ्टी अगर बात करे तो अनबिलीवेबल लगता है कि यार मार्केट इतना बड़ा हो सकता है क्या? लेकिन मार्केट बड़ा हो रहा है। I agreed with you purely, sir, that what you said, that if it is happened, then I have to believe that in. ये होगा, डेफिनेटली होगा। अभी मैं पहले से भी ज्यादा बुलिश हूँ इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि जो चीजें पहले हमने इतनी स्पीड से, अभी जो इनोवेशन हो रहे हैं, इतनी स्पीड से जो इनोवेशन का एडेप्शन हो रहा है, पब्लिक इतनी अवेयर हो गई है, जो अ, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए अवेयरनेस आ गई है लोगों का, इनकम सोर्स के साथ साथ जो पर इनकम जनरेशन के भी उनके पास आइडियाज और वो सब बढ़ गए हैं वहां पे। अभी आप देखिए, आप खुद बता रहे हैं कि पहले आपकी सैलरी 25,000 आती थी, अभी नियर अबाउट 2 लाख आप सैलरी ले रहे हैं। दैट मीन्स आप मार्केट में स्पेंड भी कर रहे हैं। 25,000 रुपए में सैलरी ले रहे थे, आपको सेविंग भी करनी थी और आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी थी और हाउस एक्सपेंसेस भी थे। अभी जितना आप पहले सैलरी ले रहे थे, उससे ज्यादा तो मंथली एक्सपेंस कर देते होंगे। तो वो इकोनॉमी का ही पार्ट है, वो जीडीपी का ही पार्ट है। पर कैपिटा इनकम इंडिया की सुपरबली ग्रो कर रही है। और जब ऐसी ग्रोथ आती है तो कंट्री में ऑटोमेटिकली, और हो सकता है अभी जैसे लोग कहीं ना कहीं लग रहा हो कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, हम हो सकता है 10-20 साल के बाद भी मैं ऐसा कोई सेशन ले रहा हूँ, और भगवान करे हम आपस में जुड़े रहे, और हो सकता है कि फिर हम यही डिस्कस करें कि यार उस टाइम बोला तो उस टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। Sure, sir. Sure, sir. I think I have taken too much. I took too much time of yours. I think you should capture others, जी, अगर customers or your सर, points also. मोहित जी का क्वेश्चन है कि आईपीओ अलॉटमेंट, इट्स प्योर ओनली लक। आईपीओ, एसएमई आईपीओ देखिए क्या, एक लॉटरी है, इतना बड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। तो उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप मेरे को आज तक सिर्फ एक एसएमई आईपीओ अलॉट, और मैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं रेगुलर लगाता हूँ, उनको एक साल में 4 एसएमई आईपीओ अलॉटमेंट हो गए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप ट्राई करते रहें, आप मल्टीपल अकाउंट्स में ट्राई करें। और हो सकता है एचएनआई कैटेगरी में लगा सकते हो, तो आप एक रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगाएं, एक अकाउंट में एचएनआई कैटेगरी में लगाएं। लक काम करेगा तो वो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सब्सक्रिप्शन इतना होता है ना, 500 टाइम्स। दैट मीन 500 लोगों में से एक लोग को आईपीओ आईपीओ मिलना है, तो 499 तो बोलेंगे ना मेरे को नहीं मिला। तो 500 500 गुना हो रहा है। फार्मा में 3 बेस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? देखिए, सबसे पहली बात, हमें कंपनी जब कभी भी अच्छी ढूंढनी हो ना, तो जो ब्रांड हमें पसंद आता है, तो हमें उस एंगल से देखना चाहिए। तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली, वो कंपनी का माल बिक रहा है तो वो कंपनी भी अच्छी चल रही है। सपोज हम नॉर्मल बात करते हैं, अगर मेडिसिन कंपनी में हम देखते हैं, ठीक है, मेडिसिन कंपनी में मेरे को सुनने को मिलता है सिप्ला, सिप्ला अच्छी कंपनी है। मेरे को फाइजर सुनने को मिलता है, फाइजर अच्छी कंपनी है। मेरे को डॉक्टर रेड्डी सुनने को मिलता है, डॉक्टर रेड्डी भी अच्छी कंपनी है। और बिंदु फार्मा, ये कुछ कंपनी है जो ब्रांडेड है। अगर अभी एक ये आपने फार्मा की कंपनी का नाम लिया, तो एक इससे एक मेरे को इंसिडेंट याद आ गया। मैं मुंबई में था। मुंबई में लोग और गुजरात में लोग किस एंगल से इन्वेस्टमेंट देखते हैं, मैं एक फ्रेंड के साथ था, उसने कोई टैबलेट ली मेडिकल स्टोर से, वो काफी कॉस्टली थी। तो उसने उस कंपनी के पीछे, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखा कौन सी कंपनी है। तो उसने मेडिकल स्टोर से बात की, भैया ये वाली टैबलेट इतनी कॉस्टली क्यों है? तो उसने कहा ये कंपनी ने नई टैबलेट निकाली और काफी अच्छे से ये चल रही है, इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो पर्टिकुलर याद नहीं वो किस डिजीज की या किस बीमारी के लिए थी, लेकिन उसने वो कंपनी का नाम देखा। वो कम घर आया, उसने वो स्टॉक प्राइस चेक किया, उसने देखा कंपनी ने रिसेंटली वो किया था, कंपनी को ऑर्डर मिल रहे, उसने उठा के क्या किया, वो उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स आपको अवेयर रहना पड़ता है आसपास चीजें क्या हो रही है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल लाइफ का बताता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर
मैंने अपना मकान बना रहा था, कंस्ट्रक्शन चालू थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और स्टील के प्राइसेस बढ़ने लगे। जो स्टील ऑलमोस्ट 40 रुपीज का आता था, वो स्टील 50, 55, 60, दैट मीन्स 50% के आसपास का रेट बढ़ गया। तो मैंने एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, हम हर चीज को मार्केट से रिलेट करते हैं। तो मैं आया ऑफिस में, मैंने देखा कि क्या स्टॉक के प्राइसेस भी बढ़े हैं। स्टॉक के प्राइसेस में उस टाइम पे बहुत बड़ा मूव नहीं आया था। लेकिन अगर किसी प्राइस का 50% मार्केट में ज्यादा बिकने लगा और कंपनीज के पास इन्वेंट्री है, तो उनको तो बेनिफिट हो गया ना। अगर मेरे पास पुरानी इन्वेंट्री है जो 50 रुपए का सेल होता था, आज वो 60 रुपए का होगा, दैट मीन्स मैं पैसे कमाना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने तुरंत स्टील कंपनीज में इन्वेस्ट किया और मैंने टेलीग्राम चैनल में भी सबको बताया था कि स्टील कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे भी आपको अवेयर रहना पड़ता है। विद इन ए 2 मंथ वो स्टॉक डबल हो गए। आज वो कहीं उससे ज्यादा, जो जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील 200 300 रुपए का भाव होता था, आज ये 900 900 रुपए के स्टॉक हो गए। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। पोली कैब का एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे ही सेम जब वो चीजें महंगी हुई, पोली कैब का मैंने अपने कंस्ट्रक्शन में उस टाइम पे जितना कंस्ट्रक्शन में लगाया, उसका लगभग 25-30% का प्रॉफिट मैंने इन्वेस्टमेंट से वहां से निकाला। पोली कैब की वायर महंगी नहीं हुई थी, मैंने पता किया पीछे से, रॉ मटेरियल महंगा, सॉरी प्राइसेस बढ़ गए लेकिन रॉ मटेरियल महंगा नहीं हुआ है। पोली कैब का स्टॉक जो 2000 के आसपास होता था, आज 6000 के आसपास का हो चुका है। तो आपको ये साइकिल पकड़नी होती है, इसलिए मैंने बताया था आप थोड़ा सा मार्केट में अवेयर रहोगे, कहीं ना कहीं मार्केट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न निकालना इतनी मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अवेयर आपको रहना पड़ेगा। तो हर किसी सेक्टर में, जैसे आप फार्मा सेक्टर पूछ रहे हैं, फार्मा मैंने कंपनीज बताई। हर किसी सेक्टर में जिसका अगर लगता है कि अच्छी सेल है और ये ब्रांड अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट करो। जैसे मेरे को सपोज पीडीलाइट है, पीडीलाइट अच्छा लगता है। एशियन पेंट है, एशियन पेंट अच्छा लगता है। कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन नंबर वन ब्रांड है, जब ये चलेगा इसकी साइकिल आएगी, बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। पीडीलाइट है, फेविकोल, फेविक्विक, और जो इसके प्रोडक्ट है मार्केट में, ये नंबर वन है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। जब इसकी साइकिल आती है, सीधा 30 40 50% का रिटर्न देता है। मुझे लगता है पॉपुलेशन और डिजीज बढ़ती रहेंगी, क्योंकि फूड बहुत गलत चल रहा है और फूड क्वालिटी डाउन जा रही है। तो फार्मा कंपनीज में ना सिर्फ इस एंगल से इन्वेस्ट मत करो। फार्मा कंपनीज में देखो, सबसे बड़ी मार्केट होती है यूएसए मार्केट। यूएसए मार्केट में जो इनका यूएसए का रेगुलेशन है, वहां पे इन पे बड़ी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रहती है। वहां से इनको बड़ी बड़ी पेनल्टी और अप्रूवल डिसअप्रूवल होते रहते हैं। फार्मा सेक्टर अगर पिछले 2 3 4 साल देखोगे ना, कोविड में चला था, उसके बाद अंडर परफॉर्म किया, और कोविड से पहले 50 60 70% तक की करेक्शन आई थी फार्मा कंपनीज में। तो फार्मा कंपनीज पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी काफी रहते हैं। तो फार्मा कंपनीज में सारा इन्वेस्ट नहीं करना, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना, कुछ पैसा, नॉट मोर देन 15%। पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज्यादा पैसा किसी सिंगल सेक्टर में मत डालो। एनी अदर? काफी, इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर और स्टिल आप लोग सेशन में हैं, सो थैंक यू एवरीवन। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन और डाउट, देन आई कैन टेक, और आई एम सेंडिंग माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर इन ग्रुप। यू कैन स्टे इन टच विद मी ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज मार्केट टाइम में मैं शायद कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। तो आप अपने व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल दीजिएगा, तो मैं व्हाट्सएप पे भी आंसर जरूर करूंगा। सो आई होप कि आज कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हों, और जो जिस चीज के लिए आपने इतना टाइम दिया था, वो पॉइंट हमने कुछ डिस्कस किए हों और ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो। Thank you so much, Ravinder ji, and it's absolutely a kind of eye opener for everyone, if I am not wrong. So be in touch and give us take us more session on other thing also, other aspect also. So it's very kind of you know very awareness and the kind of training for everyone, and be in touch. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन। आई अरेंज सम सेशन ऑन अदर टॉपिक ऑल्सो, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में अवेयर आप लोग होंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और
अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो डेफिनेटली हम कवर करेंगे, और आने वाले दिनों में मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ और सेशन की। सपोज हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर किसी का कोई ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का ऑप्शन ट्रेडिंग है, किसी का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू किसी का कोई भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आपको हर किसी को करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको करनी है, वही आपकी वेल्थ क्रिएट करेगी। आप ट्रेडिंग करते हो तो भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट री इन्वेस्ट करो, आप बिजनेस करते हो बिजनेस से भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करो। तो एक लॉन्ग रन में, जैसे पीटर लिंच की स्टेटमेंट थी, वो पैसा ही आपके लिए कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना आप अर्न नहीं कर रहे साल में, उससे कहीं ज्यादा आपका पैसा आपको कमा के देगा पूरे साल में। तो अगर आप वो स्टेप आज से ही स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर कि जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अटेंड किया होगा और नंबर देखे होंगे, फील होता है कि यार अगर मैं 10 साल पहले, जैसे मैंने बताया था, अगर मेरे पेरेंट्स इस चीज के लिए अवेयर होते तो आज मेरे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नंबर होता। तो एक चलो बातों में याद आ गया, मैंने आपको एक छोटी सी फिगर बताई थी कि जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने उसके लिए एक रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट की। तो रिटायरमेंट प्लानिंग वही थी, स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं इसको। जैसे वो पैदा हुआ, मैंने उसका 20,000 रुपये महीना का एसआईपी स्टार्ट किया, सिर्फ 20,000 रुपये का। और उसको मैंने हर ईयर 10% की ग्रोथ दे दी, और कभी कभी मैं उसमें लमसम भी डाल देता हूँ। मैंने उसको प्लान किया कि 40 साल में, सॉरी, 40 साल में जब वो होगा तो 40 साल में उसको रिटायरमेंट गिफ्ट में दूंगा। तो वही सेम 17% 40 साल में बड़े आराम से आ जाएगा। जितना लंबा टाइम उतना ही अच्छा सीएजीआर। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर सब ठीक रहा तो ये फिगर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये ऑलरेडी प्लान्ड है। अगर यही सही तरह की प्लानिंग आप भी अपने किड्स या अपने किसी नियर एंड डियर को सिखाओ, तो सिर्फ 10, 15, 20 हजार रुपए से आप अपने बच्चे को एक 40 साल तक, 20 साल तक की, तो आपको प्लानिंग उसी एंगल से करनी है। मेरा 10 साल में क्या गोल है, 20 साल में क्या गोल है, मैं 5,000 रुपए उसके लिए रिटायरमेंट फंड के लिए डाल रहा हूँ, 5,000 रुपए उस 20 साल के लिए उसकी एजुकेशन के लिए डाल रहा हूँ, 5,000 रुपए मंथली मैं उसकी शादी के लिए डाल रहा हूँ, 5,000 रुपए मैं उसके घर के लिए डाल रहा हूँ। तो अब मैंने 20,000 रुपए उसकी रिटायरमेंट के लिए डाल दिए। मैं 40 साल नहीं ये पे करने वाला, वो 25 साल तक होगा। 25 साल में जब वो जॉब या बिजनेस करने लगेगा, वो इस अमाउंट को कंटिन्यू करने लगेगा। तो दैट मीन्स यहां तक अभी आपको जो इन्वेस्टमेंट की फिगर है 10 करोड़ बहुत बड़ी दिख रही होगी कि आप 10 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट, लेकिन ये मंथली 20,000 रुपए जाते ना तो हमें पता नहीं लगता। लेकिन मैं इकट्ठे 10 करोड़ रुपए अगर मैं सोचूं लमसम डाल के छोड़ दूं, वो पॉसिबल नहीं। तो इकट्ठे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जैसे आपने अभी बताया था आप 40,000 रुपए पीपीएफ में डाल रहे हो, तो 40,000 रुपए, 20,000 रुपए भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर उसको चला गए तो ये फिगर बहुत अचीवेबल है। सो ये एक आज आपके लिए एक गुरु मंत्र है, और मैं चाहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म की आज से, चाहे कोई किसी प्रोफेशन में है, इसको जरूर सीखें। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो नेक्स्ट सेशन जैसे ही होगा कोई किसी टॉपिक पे मैं जरूर कंडक्ट करूंगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।